में यह क्यों, क्या क्या महत्व है? भारतीय संस्कृति में यज्ञ एक तो ऐसा मतलब विधि मानी जाती है जिसके माध्यम से हम किन्हीं अदृश्य शक्तियों के प्रति अपना समर्पण भाव और आदर प्रस्तुत करते हैं, जिसमें संविधा के माध्यम से ये विधि पूरी की जाती है। राजस्व यज्ञ कब आयोजित किया जाता था? और वाजपेयी यज्ञ? ओके। और पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति में कितने बताए गए हैं? से धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये आपका इनमें सबसे महत्वपूर्ण किसको माना गया है? मोक्ष को। मोक्ष को तो क्योंकि ये कहा मतलब सर भारतीय परंपरा या भारतीय संस्कृति में ये माना जाता है कि मतलब व्यक्ति का जो अंतिम उद्देश्य है वो मोक्ष ही होना चाहिए, जिन्हें वह धर्म अर्थ और काम के माध्यम से पूरा कर सकते, जिससे वो कर्म चक्र से मुक्त हो जाता है। परिवर्तन अभी वर्तमान में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? सामाजिक परिवर्तनों के बारे में देखें तो बहुत सारे जैसे सामाजिक संस्थाओं में ही परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जैसे विवाह संस्था का स्वरूप बदला है। पहले जैसे जिस तरीके के विवाह होते थे, अब उनमें जो लिबर्टी आई है वो सामाजिक परिवर्तन के तौर पर ही देखे जा रहे हैं। परिवार की संरचना में जो परिवर्तन आया है वो भी सामाजिक परिवर्तन के तौर पर ही देखा जा रहा है। महिलाओं की स्थिति में जो चेंज आया है वो भी सामाजिक परिवर्तन के तौर पर। महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया? सर जैसे महिला सशक्तिकरण एक अम्ब्रेला टर्म के रूप में देखें तो महिला सशक्तिकरण, जिसमें महिलाओं का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी क्षेत्रों में मतलब जो उनकी भागीदारी बढ़ रही है धीरे धीरे, वो सर मैं उसे सशक्तिकरण के रूप में मतलब महिला सशक्तिकरण एक बहुत अच्छा निजी प्रयास है, बहुत अच्छी निजी सकारात्मक निजी पहल है समाज में और अच्छे परिणाम आ रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई दे रहे हैं। जी सर, आंशिक रूप से मैं मान सकती हूँ। जैसे महिलाएं जो हैं वो अगर शैक्षणिक रूप से आगे आ रही हैं तो वो आर्थिक रूप से भी सक्षम हो रही हैं, तो उनके जो वर्किंग अब जॉब में भी जा रही हैं तो उनको भी मानसिक तनाव आते हैं, तो वो अपने रोल के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपराध में या विचलन की स्थिति में पहुंच जाती है। तो सर इससे सामाजिक जो व्यवस्था है वो सर थोड़ा सा विचलित हो रही है। ओके। आपने कहा ना कि अपराध और विचलन दोनों एक ही बात है कि अलग अलग है? सर मैं इसे अलग मानती हूँ। तो पहले कोई व्यक्ति विचलन की स्थिति में आता है, जब ये विचलन रिपीटेडली उसके व्यवहार में शामिल हो जाता है तो फिर अपराध में परिणत हो जाता है। अपराध और पाप में क्या अंतर? सर अपराध और पाप, सर पाप को मैं से समझ सकती हूँ कोई धार्मिक या परंपरागत कोई चीज के लिए मैं कह सकती हूँ, लेकिन अपराध एक वो कानूनी या वैधानिक शब्द के रूप में मैं समझ पा रही हूँ। नाम पूजा है, क्या तात्पर्य है इसका? पूजा का तात्पर्य है किन्हीं भी तरीकों या विधि विधानों के माध्यम से किसी अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा समर्पण का भाव रखना। इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम देखते हैं, अर्चना, उपासना, इनमें क्या डिफरेंस है? मैम ये पूजा करने के तरीके हो सकते हैं। जैसे अर्चना करने में हम कोई तो जैसे दीपक है, अगरबत्ती है, इस तरीके की चीजों का यूज कर सकते हैं। आपने बोला स्तुति, तो किसी भी गायन माध्यम से जो हम पूजा की विधि पूरी करते हैं तो सर मैं उसे स्तुति में रखूंगी। उपासना, उपासना मैम जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप कुछ विधि करें, आप नॉर्मल या किस मतलब बिना विधि के भी आप पूजा अगर करते हैं तो फिर ये उपासना है। भक्ति क्या है और आराधना? मैं समझ। आप पूजा करती हूँ, आप किस विधि का मतलब किस माध्यम से करती हैं? बस नहीं, अपने आराध्य का नाम लेके और उनके सामने बस अपना एक दीपक लगा के। कौन से पार्ट जो हमने जो नाम लिए उनमें से क्या क्या शामिल? अर्चना, उपासना, स्तुति, इसमें क्या क्या शामिल? अर्चना और स्तुति मैम जो मैं फॉलो करती हूँ वो अर्चना और स्तुति को फॉलो करती हूँ। आपकी जो हॉबी है भजन है, तो भजन किसमें आएगा? क्या माध्यम? स्तुति के माध्यम से।
जी, नृजाति लेखन क्या है? जाति लेखन मैम किसी भी जनजातीय समाज के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसके जो निष्कर्ष होते हैं उनको जब हम रिकॉर्ड के रूप में इकट्ठा करते हैं या उनको ऑन पेपर जब हम लिखते हैं वो जाति लेखन ये आवश्यक क्यों है? मैम इसलिए आवश्यक है कि बाद में ये सेकेंडरी डेटा के रूप में किसी और रिसर्चर को यूजफुल होता है। डेरेनटॉफ ने जो है कोई इम्पोर्टेंट सिद्धांत दिए थे, किससे संबंधित थे और क्या थे? डेरेनडॉर्फ बेसिकली क्लास कॉन्फ्लिक्ट के लिए बात करते हैं जिसमें वो मार्क्स और वेबर के अप्रोच दोनों को यूज करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि मतलब जो समाज में संघर्ष है वो केवल आर्थिक कारणों से नहीं है, वो अथॉरिटी के लिए भी संघर्ष होता है। तो मैम ये वेबर और मार्क्स ये दोनों अप्रोच को फॉलो करते हैं। वर्तमान समाज में आप संघर्ष के उसके स्थिति में देखते मैम संघर्ष सभी स्थितियों में ही है, संघर्ष को नकारा तो नहीं जा सकता। जैसे आज भारत में ही दो भारत बने हुए हैं, जैसा हम देखते हैं एक इंडिया या भारत, सभ्य भारत असभ्य भारत, शिक्षित भारत अशिक्षित भारत। तो मैं ये संघर्ष की ही स्थिति में मैं देखती हूँ। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। रीजनल इम्बेलेंसी के रूप में अगर देखें तो कोई क्षेत्र ज्यादा डेवलप है, कोई क्षेत्र कम डेवलप है। तो इन दोनों क्षेत्रों के मतलब जो भौगोलिकी है या आर्थिकी है इसमें भी मैं संघर्ष नहीं देखती। संघर्ष हमेशा ही नकारात्मक होते हैं? नहीं मैम, इसके बारे में पोजर बताते हैं कि संघर्ष का भी अपना प्रकार होता है और ये हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कुछ सकारात्मक एग्जाम्पल दीजिए। मैम जैसे संघर्ष की स्थिति अगर किसी क्लास में बनती है तो उनमें खुद में क्लास इन इटसेल्फ का डेवलपमेंट होता है जिससे सामूहिक चेतना का विकास होता है। तो मूल्य क्या है पूजा जी? समाज में कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं जिन्हें फॉलो करने से समाज मतलब समाज का एक नियम या कोड ऑफ कंडक्ट बनाई गई है। तो जो हाई क्लास नॉर्म्स हैं उन्हें मैं मूल्य मानती हूँ। मूल्यों का समाजशास्त्र ठीक है, के बारे में राधा कमल मुखर्जी बात करते हैं। वो ये बताते हैं कि जो व्यक्ति है वो मतलब जैविक मूल्य और जैविक मूल्यों से ज्यादा आध्यात्मिक मूल्यों पर उसे बल देना चाहिए। अभी मैं यही समझ जैविक मूल्य और आध्यात्मिक, अगर आपको एग्जाम्पल देने होगी ये जैविक है ये आध्यात्मिक है और कैसे? जैसे जैविक मूल्यों में मैं रखूंगी तो जैसे बेसिक नीड्स जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, जो भी बेसिक नीड है। और आध्यात्मिक मूल्यों में सुपर स्ट्रक्चर जैसे धर्म है, स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन है, ये सब। आपकी हॉबी महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। जी मैम। तो महिला स्वास्थ्य के लिए सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली कुछ योजनाएं बताइए। जी मैम, सरकार द्वारा महिला स्वास्थ्य के लिए जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, ये कहीं ना कहीं जो छोटी बच्चियां हैं उनकी भ्रूण हत्या ना हो, तो ये इनके सस्टेनेबल स्वास्थ्य के लिए मैं मानती हूँ कि ये योजना है। जननी सुरक्षा योजना है, मातृत्व लाभ योजना है और लालिमा अभियान है। आंगनवाड़ी के बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जैसे पोषण आहार योजना है, सबला योजना है, ये सभी योजना चलाई जा रही है। संबंधित सबला योजना में मैम महिलाओं को पोषण आहार के साथ कैल्शियम और आयरन या फॉलिक एसिड की टैबलेट या कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अच्छा, आप क्या करती हैं जागरूक? मैम मेरे पास अभी ऐसा मेरा दायरा बहुत छोटा है अभी इसमें, तो मैं अपने मोहल्ले, फैमिली और कॉलोनी मैं इसी में ही अपना काम करती हूँ। और जो महिलाएं मेरे संपर्क में हैं मैं उन्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जिनसे वो अनअवेयर हैं। मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। क्या कारण है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर जो इससे संबंधित जो है थोड़ा सा समाज से ना उनको अलग करके रखा जाता है, लोग इतने जागरूक नहीं, उन पर बात नहीं करते, क्या कारण है? क्या होना चाहिए? कि मैं बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि महिलाएं जो हैं वो हमारे डेमोग्राफी में एक बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं। तो उनकी जो समस्याएं हैं उन पर खुल के बात होना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक को टैबू माना गया है जो, लेकिन अब ये टैबू धीरे धीरे कम हो रहा है और लोग खुल के बात कर भी रहे हैं। तो मैं मतलब मैं मानती हूँ कि ये सब चीजें खुल के बात होनी चाहिए। एमपी गवर्नमेंट के द्वारा इस क्षेत्र में चलाई जाने वाली योजना मैम जैसे स्कूल लेवल पर सैनिटरी पैड का वितरण कर रहे हैं।
ऑलराइट पूजा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर। आपका जो विषय है वो आपका जो विषय आपका ग्रेजुएशन में विषय के बारे में बताइए जरा। सर मैंने ग्रेजुएशन में BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ था, तो उसमें मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेके या उसकी जो भी बेसिक्स है वो मैंने वहाँ पर पढ़ी हुई। तो आपका जो है सब्जेक्ट परिवर्तन का कुछ विशेष कारण, जैसे आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन ग्रेजुएशन में रहा है, तो आप समाजशास्त्र की तरफ आने का कोई विशेष कारण? जी सर, तो मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो उस टाइम पे उसके बाद फिर मैंने सर कुछ टाइम के लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी की। वहाँ पर मैंने आर्ट्स के सब्जेक्ट को स्टडी किया, तो मेरे आर्ट्स के सब्जेक्ट में थोड़ा रुचि हुई, तो इसलिए फिर मैंने सोशियोलॉजी ऑप्ट किया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। प्लानिंग कमीशन जो होता है हमारा, उसका समाजशास्त्र से क्या संबंध है? जी सर, जो प्लानिंग कमीशन है, योजना आयोग, सर ये विभिन्न क्षेत्रों में क्या जरूरतें हैं और उनकी क्या योजनाएं होनी चाहिए, और हम जो प्लान है वो 5 ईयर के लिए बना रहे हैं, 3 ईयर के लिए बना रहे हैं, तो हम 3 ईयर में आज की स्थिति के कंपैरिजन में क्या गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार देखना चाहते हैं, तो सर ये प्लानिंग कमीशन करता है। और इसका समाज पर ये इफेक्ट आता है कि उसमें जो भी अभी कमियां हैं या जो भी दिक्कतें हैं वो उनको सुधरे हुए रूप में या अच्छे रिफॉर्मेटिव रूप में हमें दिखाई देते हैं। अच्छा, गुणात्मक और मात्रात्मक जो आपने शब्द इस्तेमाल किए, इससे आप क्या समझते हैं? सर मात्रात्मक में ऐसा कोई भी डेटा या ऐसी कोई भी चीजें जिन्हें हम गिन सकते हैं, मतलब नंबरिंग कर सकते हैं, और जो गुणात्मक है उन मतलब उनका ये है एब्स्ट्रैक्ट कितना है, मतलब आपका जैसे लिविंग स्टैंडर्ड है वो कितना सुधरा है। आप जैसे सर मैं बात करूं तो किसी एक एग्जाम्पल से समझा दीजिए आप। हाँ जी सर, तब मैं थोड़ा समय लूंगी। सर जैसे किसी चीज के बारे में हम ये कहते हैं कि ये बहुत सुंदर है, तो अब इस सुंदरता को हम एब्स्ट्रैक्ट या गुणात्मक रूप में तो बता दिए कि सुंदरता है, लेकिन अगर हमें इसको नंबरिंग करनी हो तो हम वो नंबरिंग अगर करें कि भाई ये इतनी सुंदर है, तो जैसे 1 2 3 4 कैटेगरी कर दें, तो सर ये मात्रात्मक हो जाता है। भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो निर्भरता उन्मूलन के लिए भारत में जैसे अभी जो सबसे बड़ी योजना के रूप में मैं देखती हूँ तो मनरेगा योजना है। उसके पहले IRDP प्रोग्राम आया था, और भी सर स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, लोकल फॉर वोकल योजना है, और अभी जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार है वो रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर इंडस्ट्री लगाकर वहाँ की जो रीजनल बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए प्रयासरत है। अच्छा, मनरेगा योजना है वो कब आई थी? सर 2006 मनरेगा की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। सर 2009 सॉरी 2009 जी। तो इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है कि हम कितने दिन का रोजगार और क्या इसमें वेजेस वगैरह हम देते हैं? जी सर, इसमें 100 डेज के रोजगार के प्रोविजन है, और सर जो वेजेस है वो 265 रुपये पर डे है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। अभी मध्य प्रदेश में सर मैं जो अनुमान लगा पा रही हूँ वो शायद 265 रुपीज पर डे के हिसाब से पे किया जाता है। अच्छा, इसमें वर्किंग आवर्स कितने दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? क्षेत्रीय असमानता क्या है? सर भौगोलिक रूप से जो क्षेत्र हैं, जैसे मध्य प्रदेश की ही बात करें तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जो किन्हीं संसाधनों से संपन्न है, और कोई क्षेत्र ऐसे हैं जो संसाधन संपन्न नहीं है। तो सर ये जो असमानता है इसको ही क्षेत्रीय असमानता कहते हैं। अच्छा, घरेलू हिंसा जो है इस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है? तो घरेलू हिंसा पर नियंत्रण के लिए कानून तो बना हुआ है, लेकिन वो कानून को जब तक सामाजिक स्वीकृति और सामाजिकता का पुट नहीं मिलेगा तब तक वो बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। तो मेरा मानना है कि इसके लिए महिलाओं को भी जागरूक शिक्षित करना चाहिए, और जो
मतलब जो पुरुष समाज है या पुरुष वर्ग है सर, वो भी सब चीजों को समझे कि वो ये हिंसा ना करे। महिलाएं भी हमारी सोसाइटी का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना कि वो पुरुष वर्ग है। अच्छा, तो इसके लिए सरकार के क्या प्रयास हैं इस दिशा में? सर, सरकार द्वारा ये तो यही हिंसा घरेलू हिंसा अधिनियम लाया गया है। इसके अलावा अगर कोई हिंसा ऐसे रैपिडली अगर क्योर करनी हो तो बहुत सारे महिला नारी निकेतन घर भी बनाए गए हैं जहां पर उनको तात्कालिक रूप से रखा जाता है, फिर उनकी काउंसलिंग महिलाओं की कराई जाती है। और थानों में भी काउंसलिंग सेल्स बने हुए हैं, तो वहां पर उनको काउंसिल के माध्यम से क्योर किया जाता है। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, जो मध्य प्रदेश में जो लिंग अनुपात है उस पर जो है समाज जो है क्या किस तरह का उसका समाज का दृष्टिकोण समझाइए। सर, लिंगानुपात तो परिभाषित रूप में देखें तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात के रूप में जानते हैं। सर, इसके लिए जो सामाजिक सर, मैं क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। मेरा प्रश्न था कि लिंग अनुपात क्या है और समाज में जो हम प्रदेश स्तर की जब बात करते हैं तो क्या प्रतिक्रिया समाज की रहती है? सर, जो महिलाओं की या बालिकाओं की जो कमी है या समाज जो देखता है कि महिलाएं जो हैं वो एक सॉफ्ट पावर या सॉफ्ट टारगेट के रूप में है, तो उन्हें कैसे भी टारगेट किया जा सकता है। तो सर, किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में ये लिंगानुपात इसी वजह से कम है, क्योंकि माना जाता है कि जो महिलाएं हैं या बच्चियां हैं वो मतलब उनकी पितृसत्ता या उनकी जो वंश परंपरा है उसको आगे नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि उन्हें और सुरक्षा देने का जिम्मा आ जाएगा, दहेज की दिक्कतें आ जाएंगी। तो सर, इसको अभी समाज कहीं कहीं पर नकारात्मक रूप से ही देखता है। पूजा जी, सर, बेटी का लिंगानुपात सबसे कम है एमपी में। एक बच्ची को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर, स्पेशली बच्चियों को, गर्ल्स को। गर्ल्स को सर, जैसे जो गर्ल्स हैं, पहली बात तो कई फैमिलीज ऐसे हैं कि जो स्थानीय स्तर पर जो स्कूल है वो चाहे मिडिल हो, हाई स्कूल हो या हायर सेकेंडरी, बस वो उन्हें उतना ही शिक्षित कराना चाहते हैं, इसके आगे वो बाहर नहीं भेजना चाहते हैं सुरक्षा कारणों से। और स्कूल में जो दिक्कतें हैं वो है सैनिटेशन का इशू है, उन्हें वॉशरूम्स प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, और यही सर दिक्कतें हैं बेसिकली। कोई दिक्कत है? सर, बहुत है, लेकिन मैं अभी 2 याद कर पा रही हूँ। आपने ग्रेजुएशन 2009 में किया था, उसके इतना लंबा गैप 2020 में आपने बीच में आपने क्या किया था? हाँ सर, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी तो मुझे थोड़े पढ़ाई पॉज करनी पड़ी। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी, उसके बाद फिर मैंने पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू किया। आपका ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से है? हाँ जी सर। ओप्स सिद्धांत क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सर, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा मतलब किसी भी कंप्यूटर का मेन पार्ट जो है जिससे वो ऑपरेट होता है, सारी फंक्शनिंग उसकी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही चलती है। तो सिद्धांत क्या है? सॉरी सर, मैं मशीन लर्निंग से क्या समझते हैं? मशीन लर्निंग सर, ये न्यू ट्रेंड है टेक्नोलॉजी का, जिसमें जो मशीन्स हैं उनके माध्यम से मशीन लर्निंग का यूज हम एजुकेशन की फील्ड में कर सकते हैं क्या? किस प्रकार से? सर, जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से। प्रोजेक्टर के माध्यम। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? सर, कौन? कौन जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? अभी याद नहीं कर पा रही। शहरी जनजाति द्वारा? शहरियों का सर है लहंगी नृत्य है, दुल्लू घोड़ी नृत्य है। बंधुआ मजदूर के बारे में सुना है आपने? बंधुआ मजदूर की संविधान कहाँ लिखे थे? सर, आर्टिकल 23, आर्टिकल 23। क्या होता है बंधुआ मजदूर? सर, जब किसी
कि बिना इच्छा के या बिना स्वेच्छा के या बिना स्वीकृति के जब हम उसे किसी भी जबरन काम करवाते हैं और ये काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और उसका हम उसे बेजेस भी नहीं देते हैं, तो सर ये बलवा मजदूरी। धर्म क्या है? जी सर। धर्म क्या है? ये सर धर्म अलौकिक शक्तियों के प्रति एक विश्वास है जिन्हें किन्हीं भी तरीकों से हम पूरा करते हैं। पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में क्या है धर्म? सर पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में देखें तो धर्म जो है वो इसी दुनिया में मतलब दिस वर्ल्ड और ऑब्जेक्शन के रूप में माना जाता है। मतलब पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में धर्म ये है कि जो भी है वो यही है, जबकि भारत में जो धर्म के सिद्धांत है वो ये कहता है कि पारलौकिक व्यवस्था क्या है, जबकि पश्चिमी धर्म ये कहता है कि इहलौकिक व्यवस्था क्या है। पंचायती राज व्यवस्था के आने के बाद में महिलाओं की स्थिति में किस प्रकार सुधार किया गया था? सर पंचायती राज व्यवस्था आने के बाद महिलाओं की स्थिति में जो सुधार है तो सबसे पहले में महिला सशक्तिकरण मतलब जो राजनीतिक रूप से हुआ है, पंचायतों में उनकी भागीदारी, जो जैसे वो चुनाव लड़ सकती हैं और जो नगरीय निकायों स्तर चुनाव पे पहले नहीं लड़ सकती थी क्या? नहीं वो लड़ सकती थी, बट आरक्षित रूप में जो एक रिजर्व कर दिया गया है उनका कोटा, सर वो उसको मैं पंचायती इसका राज एक वैकल्पिक सोच से हो गया कि पंचायत सरपंच पति के रूप में महिलाएं चुनाव लड़ती हैं तो उनका कार्य और कोई करता है। आज सर ये पंचायती राज का थोड़ा मैं कमी मानती हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाएं खुद इतना अवेयर और जागरूक हो रही हैं शिक्षा के माध्यम से कि वो अगर वो खुद पंचायत का चुनाव लड़ती हैं और सरपंच बनती हैं तो वो अपने सारी काम वो खुद पूरे करती हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, तलाक संबंधी जो मुस्लिम तलाक है ना उस संबंधी कानून कौन से है? धार्मिक रूप से उनके यहाँ देखा जाए मुस्लिम समाज में तो 3 तलाक का मामला बहुत प्रचलित में रहता है उनके यहाँ। और सर मुझे यदि आपको बहुत सारा जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ा। कोई और टॉपिक किसी भारतीय समाजशास्त्री भारतीय समाजशास्त्री सर मैं किसी और टॉपिक को पढ़ा सकती, इनफॉर्मली जा रही हूँ मैं अभी, हालांकि पढ़ाई समाजीकरण के बारे में पढ़ा। समाजीकरण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं, या फिर हम एक तरीके से ये कहें कि जो हमारा बायोलॉजिकल सेल्फ होता है उसको सोशल सेल्फ में जो ट्रांसफॉर्म करने की प्रक्रिया है वो समाजीकरण कहलाती है। इसके बहुत सारी एजेंसी हैं जो समाजीकरण करती हैं, जैसे परिवार है, दोस्त और पीयर ग्रुप हैं, पड़ोस है, स्कूल है, और ये सब एजेंसियां हैं जो समाजीकरण में अपना रोल प्ले करती हैं। समाजीकरण के संबंध में बहुत सारे थिंकर्स ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, जिसमें C.H. फूले का आत्मदर्पण सिद्धांत है, एरिक एरिक्सन की आइडेंटिटी क्राइसिस थ्योरी है, और सिगमंड फ्राइड का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, और जॉर्ज हर्बर्ट मीड का आई और मी का सिद्धांत। कैसा लगा पूजा जी आपको? ठीक था, कुछ चीजें मेरी अभी तैयार नहीं है सर, तो उन पर मैं कंफर्टेबल नहीं। आप जैसे समझ गए कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है बट उस लेवल का नहीं है जो मुझे चाहिए था आपसे, है ना। और बॉडी पॉस्चर ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप अलर्ट मोड में बैठे, रिलैक्स मोड में बैठे हुए हैं। हाँ सर मैं अलर्ट मोड में बैठी हूँ। बैठे। अच्छा सर वो मेरी वो एक प्रॉब्लम है सर, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा
स्ट्रेट नहीं हो पाती हूँ सर। अच्छा हाँ सर। मेंशन है आपके लैब में? जी नहीं, स्टेप में ऐसा कोई कॉलम नहीं है, लेकिन मैं सर कोशिश करूंगी कि मैं अभी और आगे जो आपके पैरों का पोजीशन जैसे है, अभी हो गया है मैम, मैं पहले 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 भी थोड़ा सा अच्छा हुआ और है, मैं ध्यान ये रखूंगी देखो उंगली आपस में हैंड का पोजीशन। ये बहुत गड़बड़ देगी आपस में। सर। हो सकता है वो आज पहला मॉक दिया है बहुत दिन बाद, तो सर मैं आगे से इसमें सुधार करूंगी।